This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कराची मरकज़ से मैं हूं आपका मेज़बान खलील अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आप और कारोबार। पाकिस्तान की तिजारत के हवाले से हम अक्सर प्रोग्राम में डिस्कशन करते हैं कि जी पाकिस्तान की तिजारत कौन से ऐसे ममालिक हैं जिनके साथ बढ़नी चाहिए और क्या ऐसी हर्डल्स हैं, क्या ऐसी मुश्किलात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की बरामदात में हम कमी देख रहे हैं। अब दो चार चीज़ें डिस्कस करने की मेरे ख्याल में अशद ज़रूरत है। हम अक्सर टेक्सटाइल के हवाले से बात करते हैं, हमें कहते हैं कि जी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 2009-10 में तकरीबन 14 बिलियन अमेरिकन डॉलर से ज़्यादा की एक्सपोर्ट सिर्फ टेक्सटाइल की हुई थी। टोटल हमारी एक्सपोर्ट कोई 24.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की हुई थी। अगर हम पिछले माली साल में देखें तो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स में हमने तकरीबन 7.5% की कमी देखी है। टोटल एक्सपोर्ट भी हमारी कोई तकरीबन 12% की कमी के साथ कोई 20.8 बिलियन अमेरिकन डॉलर, हार्डली 21 अरब डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट हुई है। कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे टेक्सटाइल के हवाले से काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और पाकिस्तान का शेयर वो ले रहे हैं। एक वक्त था हम कहते थे कि जी पाकिस्तान की अगर हम गारमेंट्स की बात करें, टेक्सटाइल गारमेंट्स में बांग्लादेश हमें बहुत टफ टाइम दे रहा है। बांग्लादेश में कॉटन तकरीबन ना होने के बराबर है, उगती नहीं वहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश की सिर्फ गारमेंट्स की, टेक्सटाइल गारमेंट्स की एक्सपोर्ट्स कोई 24, 25, 26 अरब डॉलर तक पहुँच गई, हमारी टोटल एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा है। फिर हम बात कर रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा कि जी वियतनाम को देखें आप, वियतनाम की इकॉनमी कोई हार्डली 200 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की नॉमिनल जीडीपी है। पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी है, पाकिस्तान की इकॉनमी 271 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की नॉमिनल जीडीपी है। वियतनाम की इकॉनमी छोटी इकॉनमी है, लेकिन वियतनाम की अगर हम बैनुल अक़वामी तिजारत की बात करें तो 300 बिलियन अमेरिकन डॉलर से ज़्यादा की तिजारत है। अब वियतनाम में इस वक्त हम देख रहे हैं कि चाइना बहुत ज़्यादा सरमायाकारी कर रहा है और वो किस में कर रहा है? स्पिनिंग में। पाकिस्तान में स्पिनिंग सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा सरमायाकारी, मुझे याद पड़ता है कोई 85-86 में तो बेतहाशा यहाँ पे सरमायाकारी हुई थी। आजकल वियतनाम में भी जिस तरह बांग्लादेश में कॉटन बिल्कुल ही नहीं उगती, नॉन ग्रोइंग कंट्री ऑफ कॉटन है, इसी तरह वियतनाम में भी कॉटन बिल्कुल ना होने के बराबर ही है। लेकिन वियतनाम कॉटन इंपोर्ट करके धागा बना रहा है और उससे काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा रहा है। अब वियतनाम के हवाले से हम बात करते हैं तो पाकिस्तान की जो स्पिनिंग इंडस्ट्री है उसको टफ टाइम वियतनाम से मिल रहा है आजकल। चाइना की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और वियतनाम की एक्सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा हम इजाफा देख रहे हैं। ख़ास पे एक बात की जा रही है, ट्रांस पैसिफिक पैक्ट जिसमें 12 ममालिक हैं, जिसमें अमेरिका भी है, कनाडा भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है और छोटे ममालिक चिली वगैरह है। ये तमाम ममालिक हैं जिसमें सिंगापुर है, मलेशिया है और वियतनाम है। इन तमाम ममालिक में एक किस्म का पैक्ट होगा, मुआहिदा होगा जो अभी तक रेटिफाई हुआ नहीं, लेकिन जब होगा तो उससे और ज़्यादा मज़ीद इजाफा होगा वियतनाम की ट्रेड के हवाले से। अमेरिका और यूरोप के हवाले से हम अक्सर बात करते हैं, हमारी जो गारमेंट एक्सपोर्ट्स है ज़्यादातर बेसिकली फोकस इन्हीं दो जगहों पे है, अमेरिका पे और हम यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं। यूरोपियन यूनियन की GSP प्लस फैसिलिटी हमें मिली 1 जनवरी 2014 से लेकर अभी तक, लेकिन कोई ऐसा हमने ट्रेड में इजाफा नहीं देखा, हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा नहीं देखा। वही कोई 11 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की बायलैटरल ट्रेड है पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन की। अब इस वक्त जो इशू है वो है कि जब ये ट्रांस पैसिफिक पैक्ट रेटिफाई होगा तो उसके बाद वियतनाम की तिजारत मज़ीद बढ़ेगी, इसलिए कि ज़ाहिर उनको कंसेशंस मिलेंगी। पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और फिर पाकिस्तान और वियतनाम की तिजारत जो है वो इस वक्त किस दुराहे पे है? क्या हम एक दूसरे के साथ तिजारत बढ़ा रहे हैं, बढ़ानी चाहिए, कम करनी चाहिए, और कौन से ऐसे इक़दाम हम अभी तक ले नहीं पाए हैं जिसकी वजह से बांग्लादेश, चाइना, इंडिया और वियतनाम ये हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम दे रहे हैं। साथ ही साथ हम ऑटो सेक्टर के हवाले से भी थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे। ये तमाम इश्यूज़ हैं जिस पर हम बात करेंगे। इसी हवाले से आज हमें इस स्टूडियो में ज्वाइन किया है मोहम्मद गज़नफ़र अली ख़ान साहब ने। आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान वियतनाम बिज़नेस काउंसिल। गज़नफ़र साहब प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे गज़नफ़र साहब कि पाकिस्तान और वियतनाम की तिजारत के हवाले से तो हम अक्सर प्रोग्राम्स वगैरह में शिरकत करते हैं, पता चलता रहता है वियतनाम बहुत तरक्की कर रहा है टेक्सटाइल के हवाले से। वियतनाम आखिर ऐसे कौन से इक़दाम कर रहा है
कौन सा ऐसा जादू का चिराग है कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल को काफ़ी टफ टाइम मिल रहा है वियतनाम की वजह से? थैंक यू खलील साहब। सबसे पहले तो मैं ये अपने नाज़रीन को और सबको बताना चाहता हूँ कि वियतनाम की इकनॉमी क्या है, वियतनाम की पॉपुलेशन क्या है, वियतनाम क्यों ग्रो कर रहा है और इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों जो है वो श्रीलंका से डाइवर्ट हो गई और थाईलैंड के बाद वियतनाम के पास आ गए। ये सारे के सारे जैपनीज़ हैं, कोरियंस हैं, चाइनीज़ हैं, बेसिकली 3 कंट्रीज़ हैं जो उस वक्त उसको इकनॉमी में ग्रो कर रही है। TPP की जो आपने बात की वो एक प्रोसीजर है, वो भी बाद में आएगा। तो बेसिकली वियतनाम जो है वो 90 मिलियन की इसकी पॉपुलेशन है, 63 प्रोविंस हैं उसके, और अब वो एक्सपोर्ट क्या कर रहा है? बेसिकली वो लगभग 165 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा है और लगभग कोई इंपोर्ट कर रहा है 168-169 कोई 300 अरब डॉलर ये जो ये जो लगभग इतनी ही हो रही है। हमारा ट्रेड उनके साथ क्या है? हम इंपोर्ट कर रहे हैं 100 मिलियंस की और वो हमें एक्सपोर्ट कर रहे हैं लगभग कोई 400 मिलियन। तो ये 500 मिलियंस का जो है हमारा उनके दरमियान जो है वो एक तजारत हो रही है आपस में, बायलैटरल ट्रेड जो है वो, जिसमें हमारा रेशो बहुत कम है, डेफिसिट में है, बहुत ज़्यादा कम है और इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम और वियतनाम का रिलेशनशिप बना कब? तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि 1972 में जो है वो पाकिस्तान ने उनके साथ रिलेशनशिप बनाई और 1973 में हमने हनोई में अपना जो है एम्बेसी बनाई और 78 में उन्होंने आके जो है वो इस्लामाबाद में अपनी एम्बेसी बनाई। फिर उसके बाद 2001 में जो है मुशर्रफ साहब फर्स्ट टाइम गए, क्योंकि बीच में काम कुछ नहीं हुआ। 2001 में गए, 2003 में हमारे मिनिस्टर वकार मसूद साहब वो वहाँ गए, 2004 में उनके प्राइम मिनिस्टर साहब आए। तो ये उस दौरान इन्होंने कोई 9 MOU साइन किए, उसमें वो टैक्स के हवाले से, वीज़े के हवाले से और फिर टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो ये सारे MOUs उन्होंने साइन किए। लेकिन प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है कि ये फॉलोअप जो है और पाकिस्तान और वियतनाम की सतह में कोई चीज़ जो है वो बनी नहीं। गवर्नमेंट चेंज होती गई लेकिन वो MOU और वो सब चीज़ें वहीं की वहीं रह गईं। अब सवाल ये पैदा होता है, लोग वहाँ जा रहे हैं फॉरनर्स। अब आप कोरियंस की बात कर रहे हैं तो कोरिया ने सबसे बड़ा जो मोबाइल का सैमसंग का प्लांट वहाँ पे लगाया है और वियतनाम में, जी वियतनाम ने लगाया है। जैपनीज़ ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की, निसान, टोयोटा, मैं सुजुकी सब देख कर आया, मैं ख़ुद गया वहाँ पे। तो ये कंट्रीज़ ने जाके वहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लगा दी। इसी तरह जो है वो चाइना ने असल में वहाँ पे टेक्सटाइल में ग्रो इसलिए हुआ कि चाइना ने जो है अपनी टेक्सटाइल मशीनरीज जो है ना वो बहुत ज़्यादा सेल की, वो चीप भी हैं और वो उन्होंने उनसे बाय की और उसके बाद जो है वो गारमेंट्स में आ गए। आप बिलीव करें, मशीन उनसे ले रहे हैं, मटेरियल उनके पास नहीं है, गारमेंट उनका सस्ता है बेबी गारमेंट्स उठाएँ तो यू आर वेरी सरप्राइज कि वो चाइना से सस्ता सेल में आपको सेल कर रहे हैं, पूरी दुनिया में सेल कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें उनके साथ हैं मुंसलिक, जिसकी वजह से, और फिर FTA उन्होंने साइन किया, उसको एक्टिव भी है। फिर उन्होंने आपने ये बड़ी एक अहम बात की कि मशीन्स वियतनाम चाइना से मंगवाता है, कॉटन वहाँ से मंगवाता है, सिर्फ स्किल्ड वर्कफोर्स के ज़रिए चीज़ें बना के कर रहा है वो। फिर चाइना को ये टफ टाइम दे रहा है ना। बिल्कुल, चाइना को दे रहा है, इंटरनेशनली हमें दे रहा है, आपको बांग्लादेश को दे रहा है, जो आपने देखा कि बांग्लादेश कहाँ चला गया था। अब सवाल ये होता है कि उन्होंने जब ये इन्वेस्टमेंट का डिसाइड हुआ ना तो उन्होंने कुछ श्रीलंका को डिसाइड किया था ऑटो इंडस्ट्री ने, लेकिन फिर उन्होंने इनको देखा तो उसमें ये आ रही है कि सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है आपस में। और आप थाईलैंड के बाद वियतनाम आता है, 2 आवर्स की ड्राइव मोर है जो आप वियतनाम पे जाते हैं। इनका बॉर्डर जो है चाइना के साथ और कंबोडिया के साथ लगा हुआ है। तो इस तरह जो है इनका एक अच्छा नेटवर्क बना हुआ है और बहुत हार्ड वर्किंग कॉम है, काम से काम। आप यकीन माने, मैं इतना अर्सा वहाँ पर रहा, कोई ऐसा वायलेंस मैंने नहीं देखा, कोई नई चीज़ देखी, सिर्फ काम और रात तक काम करते रहते हैं। तो नतीजा ये निकला, एक उनको ट्रैक दे दिया गया है, लोग वहाँ जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर हो गया है, होटलिंग बहुत अच्छी हो गई है, फॉरनर्स बहुत आते हैं वहाँ पे। तो उनका जो सी है वो बिल्कुल, आप यकीन माने, बहुत ज़्यादा वाइट है, बहुत ज़्यादा जो है वो स्काई कलर है वो बिल्कुल। और फ़िश में अगर आप फ़र्क रखेंगे, जो वो आपको एक्सपोर्ट कर रहे हैं फ़िश में और कॉफ़ी में, आप फ़िश उसकी कंपेयर करेंगे तो उसकी क्वालिटी आप और उसके दरमियान ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपके जितने बड़े स्टोर्स हैं वो सब उनसे बाय कर रहे हैं। तो ये उनका एक नेटवर्क है जिसके तहत वो चल रहे हैं।
अब हमारे साथ जो तिजारत 2003-04 में तो काफ़ी ज़्यादा बातचीत भी हो रही थी, तिजारत बढ़ नहीं पाई। ये 500 मिलियन अमेरिकन डॉलर इज़ वेरी स्मॉल, वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा कम है। क्या देखिए वॉल्यूम बढ़ सकता है, हम देखें कि हम उनको एक्सपोर्ट क्या कर सकते हैं। आप बिलीव करेंगे फार्मा साइड पे वो इंपोर्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया से, आप फार्मा पे काम कर सकते हैं, बहुत काम कर सकते हैं। 600 फार्मा कंपनीज हैं, आप बहुत काम कर सकते हैं। फार्मा का वहाँ पे वैक्यूम है, आप उनको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं। इंडस्ट्री में वही इंसेंटिव बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, आप इंडस्ट्री लगा सकते हैं। दूसरा जो लेदर में है, लेदर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत लेदर का बहुत वैक्यूम। पाकिस्तान देखिए तकरीबन 1 बिलियन अमेरिकन डॉलर से एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो 900 अरब डॉलर की इंपोर्ट करता है, और आपका जो उसमें रेशो है वो सिर्फ 1% है, तो आपका तो बहुत वैक्यूम है। अब ये है ना कि मसला ये सारा है कि अवेयरनेस, गवर्नमेंट सतह में रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग की जाए। आप एक कमर्शियल काउंसिल कितने एक्टिव हैं, देखिए कमर्शियल काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जब हम कंट्री जाते हैं, मैं आपको बताऊं कि कमर्शियल काउंसिल से मुझे पर्सनली बड़ी शिकायत है सर, मैं फेस कर चुका हूं। अब मसला ये है कि अब मसला ये है कि हम जब किसी कंट्री को जाते हैं बिजनेसमैन को लेके, तो वो एक ड्रीम लेके जाता है, वो कहता है ठीक है कारोबार हो ना हो, लेकिन कुछ चीज़ें तो जो है वो लाइन अप हो। अब हम यहाँ से डेलीगेशन लेके जाते हैं, आपका काम है कि हमारा नेटवर्क सारा कंप्लीट करके रखें। आपको पता है हम एक डेलीगेशन लेके आ रहे हैं, आपको करना है, तो वो आप अगर अच्छा हमारे बिजनेसमैन जो जाते हैं, हम कहते हैं जी टेक्सटाइल वाला जा रहा है, मीटिंग कराएं जी, उससे कराएं जी, वो सब चीज़ें लाइन अप होती, वहाँ जाते हैं तो हो नहीं पाती होती। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब ये आपकी जॉब, दिस इज योर जॉब, ओनली फॉर जॉब फॉर द वर्क ऑफ कमर्शियलाइजेशन सिस्टम, वो इन्हांस क्यों नहीं हो रहा आपका? क्या वजह हो रही है कि आप वही काम क्यों नहीं कर रहे हैं? बेसिकली करना ही नहीं काम। वो चीज़ें जो है ना हमें बहुत माइन्यूट, देखिए अगर आप यकीन माने, मैं 3 एग्जाम्पल देता हूँ। आप भी कराची या पाकिस्तान में रहते हैं, सिद्धार्थ कुमार श्रीलंका का, थाईलैंड का, वो उसके बाद इंडोनेशिया का गया, आप देखें उसके बाद ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग कौन सी फंक्शंस, कौन सी ट्रेड, हमें एसएमएस करके अपने इवेंट्स में बुलाते हैं, हर एक चीज़ में। हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे, हम क्या कर रहे हैं? हम अपने साथ रिलेशनशिप अच्छी नहीं बना रहे। सही तो हम जब तक हम कैसे डिपेंड करेंगे? फॉरम तो कुछ नहीं कर सकेगा फॉरम। अच्छा, उसके बाद जब ये MOU साइंस में, तो 2014 में हम गए, तो हमने एक MOU साइन किया चैम्बर के साथ कि जॉइंट बिजनेस काउंसिल को एक्टिव किया जाए। अब जॉइंट बिजनेस काउंसिल अगर एक्टिव हो जाती है तो हमारा एक ब्रिज बन जाता है। हम वहाँ पे अपने बिजनेसमैन को, हमारी कोशिश ये हो रही है कि अक्टूबर-नवंबर में एक्सपो हो रहा है कराची में। 2 साल पहले भी इनका एक डेलीगेशन आया था और बड़ा कीन इंटरेस्ट ले रहा है कि JV करें। JV किस में करें जी? एग्रीकल्चर मशीनरी में करें। वो पावर प्रोजेक्ट भी बना रहा है, एग्रीकल्चर मशीनरी में वो जाता है कि आप कर लें। तो अच्छा, वो जो ब्लैक पेपर है वो आप इंपोर्ट कर रहे हैं उससे, तो वो JV करना चाहता था बहुत सारी चीज़ों में। कुछ चीज़ों में हमारे यहाँ लोगों ने किया भी उसके साथ। फिर वो टिश्यूज़ पेपर बहुत अच्छे बना रहा है, बच्चों के जो है बहुत अच्छे बना रहा है। वो 2004 2 साल जब ये पहले आए तो एक अच्छा बड़ा डेलीगेशन लेकर आए, फिर हम भी फिर वहाँ गए, तो हमने MOU साइन किया। अब हमारी कोशिश है कि नवंबर से मई जो है हम एक जॉइंट बिजनेस काउंसिल की जो है वो ट्रैक पे रखते हुए हम ये चाहते हैं कि वो डेलीगेशन यहाँ आए, साथ हमारे साथ भी एक्टिव हो जाए, हमारे फॉरम्स के साथ साथ वो एक्सपो भी पार्टिसिपेट कर ले। तो ये कोशिश हो रही है कि हम एक रोल अदा कर रहे हैं। अब हमारा रोल के साथ हमें सपोर्ट चाहिए। देखिए, हम अपनी एम्बेसी के, अपनी मिनिस्ट्री के, मिनिस्ट्री कॉमर्स के, अपने उसके हम नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, कस्टम के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, हमारे बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं जहाँ पे वो हमें सपोर्ट करता है, जैसे हर कंट्रीज़ करते हैं। वो उनका काम ही यही है कि आपकी जो है वो इकनॉमी को ग्रो करे, आपके बिज़नेस को ग्रो करे, आपके प्रोडक्ट को ग्रो करे, ज़्यादा फॉरेन रिजर्व कंट्री में आए। होता क्या है, यही होता है ना, आप फॉरेन रिजर्व बाहर जा रहे हैं, फॉरेन रिजर्व आपके पास आ रहा है, तो आपके रिजर्व बढ़ेंगे, आपकी इकनॉमी ग्रो करेगी। तो ये सिलसिला है जिसमें हमें बहुत, ये मैं सिर्फ वियतनाम की बात नहीं कर रहा, मैं तो कई जगह पे देख रहा हूँ कि हर कंट्रीज़ के साथ आपको यही रोल मैच करना है। तो बहुत सारी बातें मेरे जहन में आज वियतनाम के हवाले से हम बात करें ना, मैं ये चीज़ देख के बड़ा हैरान हूँ कि वियतनाम की मईशत हमसे छोटी मईशत है। हम देखें ना 271 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की नॉमिनल GDP, उनकी कोई हार्डली 200 बिलियन अमेरिकन। सर, हम 25 बिलियन की तिजारत एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वो हमसे 4 मतलब 320 ये सोचने वाला आगे, ये सोचने वाला एक इशू है कि हम समझ नहीं पा रहे कि आखिर देखें वियतनाम एक छोटी इकॉनमी होके उनकी पॉपुलेशन हमसे आधी है, हमारी 200 मिलियन की, वो हार्डली 90 मिलियन की है। उसके बावजूद उनकी 300 अरब डॉलर से ज़्यादा की बैनुल अक़वामी तिजारत है। ये सोचने वाला मेरे ख्याल में इशू है कि इस पर लाजमी हमारे रेलेवेंट अथॉरिटीज़ को सोचना है कि आखिर क्या वजूहत हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी इकॉनमी है, पाकिस्तान की वर्क फोर्स
काफ़ी बेहतर है, लेकिन यहाँ पे क्या वसाइल की कमी है, क्या स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी है, क्या इंसेंटिव्स हुकूमत नहीं दे पा रही, हुकूमत सपोर्ट नहीं कर पा रही कि वियतनाम जैसा छोटा मुल्क हमसे कई गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। 170 बिलियन अमेरिकन डॉलर की उनकी बरामदात है, और हम यहाँ पे 2018 के लिए एक टारगेट लेके बैठे हैं 35 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की एक्सपोर्ट, और वो भी हम अभी रिवाइज करने के चक्कर में कि उसको कम करें, इसी को वो हो नहीं पाएगा। देखिए खलील साहब, बहुत सारी चीज़ें हैं। सपोज़ आपकी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जाते हैं, आप वो किसी भी कंट्रीज जाते हैं, तो एक सिस्टम बनाएं। आप सिस्टम क्या बनाएं? सिर्फ ये नहीं कि सर सिफारशी लोग चले जाएं या एक वो चले जाएं जिसका कोई कंसर्न नहीं। सर आप वियतनाम जा रहे हैं अगर, तो वियतनाम का फोरम है, देखिए कैसी फोरम है, एसोसिएशन, उनसे रब्ता तो करें। उनसे रब्ता करें, उनको बुलाएं, उनको आप इन्विटेशन दें कि जी हम जा रहे हैं, आप अपने एक डेलीगेशन फाइनल करें, ताकि वो जवाब दें। वो बढ़ाना है, उनके पास सारा नेटवर्क मौजूद है, वो तो आपकी सपोर्ट चाहते हैं। आप चले जाते हैं चंद लोगों को लेके, फोरम है, एसोसिएशन है जो उनके लिए काम कर रहा है, उन्हें पता ही नहीं होता आप कब जाते हैं कब आते हैं। अगर ये नेटवर्क नहीं बनाएंगे कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये चीज़ें जो हैं आपको क्लियर करनी पड़, जो दूसरी कंट्रीज में नहीं होती हैं। जब तक आप प्रोफेशनल्स हैं, वो प्रोफेशनल्स हैं, जो रेलेवेंट लोग हैं उन्हीं को भेजा जाता है। यहाँ तो ये ना कि जी मुझे भेज दें, मेरे भाई को भेज दें, मेरे बेटे को भेज दें, मुझे बड़ा शौक है, मैं इस मुल्क में गया नहीं हूँ, काइंडली ज़रा साइन कर दें मुझे। खलील साहब एक चीज़ और है कि हमें इसमें कोई शिकायत नहीं है कि अगर हम देखें तो ये गवर्नमेंट, मैं आई एम नॉट फेवर ऑफ दिस गवर्नमेंट, मानना कोई मेरा सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है बीइंग अ पाकिस्तानी, लेकिन हम ये अगर कंपेयर करते हैं 10 ईयर्स की, तो ये एक कुछ बेहतर हैं। अब कुछ बेहतर हैं तो हमें चाहिए कि कुछ बेहतर हैं ये जो काम कर रहे हैं। अब आपको इकोनॉमिक ग्रो आप एक सिस्टम बना दें इसके लिए, इकोनॉमिक ग्रो करने के लिए थन टैंक बना दें। अब सर उसमें क्या होता है कि उसमें आप वो बिजनेसमैन लें, जैसे आप किसी को बुलाते हैं, आप कहते हैं नहीं यार मैं मेरिट में बुलाऊंगा, आप बिजनेसमैन सेलेक्ट करें पूरी पाकिस्तान से, हर इंडस्ट्री से, और वो मिनिस्टर के साथ मीटिंग जवाब दे, वो आपको प्राइम मिनिस्टर वो मिनिस्टर को जवाब दे, नहीं हो मिनिस्टर के साथ वो शेयर करें कि जी मुझे ये काम चाहिए आपसे। मिनिस्टर फिर वो हर महीने एक सेक्टर की मीटिंग करें और उनसे बोलें सर ये चीज़ अच्छा, इसकी मिसाल है क्यों दुनिया तरक्की कर रही है और हम क्यों नहीं कर रहे। सर सिंगापुर में एक मिसाल है, एक टर्की की मिसाल है। टर्की में यही हुआ कि जनाब जो है वो उनकी इकनॉमी ग्रो नहीं कर रही, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उनकी प्राइम मिनिस्टर चले गए चैम्बर, सारी मिनिस्ट्री को लेकर चले गए। उन्होंने कहा जी आप बताएं प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनका पानी है, गैस है, रोड है, टैक्सेस हैं, कस्टम। उन्होंने सबकी मिनिस्टर को बिठाया, उन्होंने कहा यार आप अभी सॉल्व करें। रिजॉल्व करने के लिए आपको विल चाहिए। फिर दूसरा, सिंगापुर में कुछ नहीं था सर, 30-40 ईयर्स बैक चले जाते हैं तो एक जजीरा था, बिल्कुल वो पूरी दुनिया में घूमते रहे, पूरी दुनिया की यार हमारे पे इन्वेस्टमेंट कैसे आए, हम क्या करें। उन्होंने बाहर गए, यहाँ आए, बुला रहे हैं लोगों को, बाहर जा रहे हैं, फिर आपस में बैठे उनके सजेशन है आपके पास पानी है, पोर्ट है आपके पास, क्यों नहीं आप इसको डेवलप करते। उन्होंने डेवलप किया, आज वो कहाँ चले गए। तो सर आप दिमाग का इस्तेमाल करके और आज उनकी इकोनॉमी 60% ट्रेडिंग पे डिपेंड कर रही है। बिल्कुल कितनी तरक्की कर रही है। सब्जियां देखिए ना, सिंगापुर वियतनाम में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सिंगापुर वियतनाम में भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है। तो हमें कुछ चीज़ों में हमें कंप्रोमाइज़ करना बंद कर दें, सिस्टम को चलाएं मेरिट पे, तो चीज़ें आ जाएंगी। क्यों नहीं आ सकती चीज़ें, हर चीज़। और पाकिस्तानी कौम, मैं आपको भी पाकिस्तानी कुछ मिसाल दूंगा, हम कहाँ खड़े हुए माशाल्लाह, जो है हम सेल्फ हैं। हमें क्या मिल रहा है, जो कुछ भी हम जा रहे हैं, जिस ट्रैक पे भी जा रहे हैं, आप मुझे बताएं कि किसी सेक्टर में जेवी गवर्नमेंट कराती है। जो बिजनेसमैन है, हम पाकिस्तान की बुराई करते हैं सर, बहुत बुराई करते हैं, बहुत पाकिस्तान को बुरा कहते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि सर लास्ट 20 ईयर्स में कराची में रहने वाले रोज़ाना अपनी ज़िंदगी की जो है वो करते थे, सुबह निकलते हैं, शाम में बैक होंगे नहीं होंगे। बिजनेसमैन सुबह जा रहा है, शाम में किडनैप हो जाएगा, मार दिया जाएगा, नहीं आएगा, कुछ पता नहीं है। वही बिजनेसमैन खड़ा रहा, वही आपकी इकनॉमी को लेके, उसको कौन सा प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप, क्या प्रोटेक्ट, ना आप कारोबार में प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ना लाइफ सिक्योर कर रहे हैं। आप क्या रोड से तबाह, आपका लाइफ सिक्योर नहीं, आप सपोर्ट कोई नहीं। वो बिजनेसमैन आप अपने कारोबार को कहाँ ले गया, वो एक्सपोर्ट लेके जा रहा है, इंपोर्ट ला रहा है, जो भी कर रहा है वो सेल्फ कर रहा है। तो इन हालात में भी पाकिस्तान अगर 25 पे खड़ा हुआ और अगर सपोर्ट हो जाए, एक सिस्टम बन जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, हम कहाँ खड़े होंगे। उन ममालिक में कोई नहीं है। आप मिसाल देते हैं हम वियतनाम की, वियतनाम में रोड सही, वियतनाम में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है, वियतनाम में कोई सुसाइड नहीं हो रहा, वो वियतनाम में कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही। और कंट्री चली जाए, वहाँ कोई ऐसी चीज़ जो तरक्की, हमें तो 30 ईयर्स से मिल ही क्या रहा है, उसके बावजूद हम खड़े हुए हैं, उसके बावजूद हम चल रहे हैं। अगर हम किसी एक कंट्री को फोकस कर लें, आपने कोरिया को बना दिया हम लोग सामने, हम वहीं खड़े में, तो हम अगर इन चीज़ों को समथिंग वी नीड टू लुक एट।
हम बात करें कि पाकिस्तान और वियतनाम की तिजारत को कैसे मज़ीद बढ़ाया जाए। वियतनाम आखिर ऐसे कौन से इक़दाम कर रहा है जिसकी वजह से 300 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की उनकी बैनुल-अक़वामी तिजारत है और हमारी 70 अरब डॉलर की। वक्त ब्रेक का साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें कि पाकिस्तान और वियतनाम की तिजारत को कैसे बढ़ाया जाए। हम जब दुनिया में बातचीत करते हैं लोगों से और ये कहते हैं कि जी ये बताएं कि यूरोपियन यूनियन में जो इस वक्त 27 कंट्रीज़ हैं, फिर यूएस की बात करें तो वो लोग गारमेंट प्रोडक्ट्स के हवाले से, टेक्सटाइल की प्रोडक्ट के हवाले से कौन से मुल्क में ज़्यादा दिलचस्पी इस वक्त ले रहे हैं। तो पता चलता है कि जी वियतनाम में, बांग्लादेश में, इंडिया में। रीज़न क्या है कि वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से ख़रीदें लेकिन कीमत ज़्यादा है यहाँ की प्रोडक्ट की। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज़ हायर इन पाकिस्तान। जब मैं लोगों से बात करता हूँ इसका मतलब है कि हमारे पास वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड की हम अक्सर बात करते हैं वो नहीं है। अगर वो नहीं है तो क्या हम आने वाले दिनों में भी इसी तरह अपनी मार्केट लूज़ करते रहेंगे? इंडिया को मार्केट देते रहेंगे, बांग्लादेश को मार्केट देते रहेंगे, वियतनाम को मार्केट देते रहेंगे और हमारे बिजनेसमैन फिर इसी तरह परेशान होते रहेंगे। जिस वक्त आज भी हम देख रहे हैं, जब भी लोगों से बात करता हूँ परेशान नजर आते हैं, कहते हैं कि जी हुकूमत की हमें सपोर्ट चाहिए। कमर्शियल काउंसल्स ये करते क्या हैं, ये वहाँ चैम्बर से बातचीत करते हैं, नई मार्केट्स को एक्सप्लोर करते हैं और पाकिस्तान की बरामदात बढ़ाने के हवाले से आखिर ऐसे इक़दामात जैसे कि वियतनाम ने किए हम क्यों नहीं कर पाए कि वो लोग 160-170 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन हम सिर्फ ख्वाब देख रहे हैं कि 35 बिलियन अमेरिकन डॉलर की एक्सपोर्ट हमारी होगी 2018 तक। गज़नफ़र साहब ये बताइए कि एक भी हम डिस्कशन कर रहे थे, जब मैं कोरिया की इकॉनमी को देखता हूँ तो कोरिया की इकॉनमी में सिर्फ एक कंपनी सैमसंग का उनकी जीडीपी में 20% से ज़्यादा का शेयर है। अब वही सैमसंग उन्होंने प्लांट लगाया है वियतनाम में। पाकिस्तान में आपके ख्याल में उन्होंने प्लांट लगाने के हवाले से नहीं सोचा? वजूहात नहीं, कोरियंस आए थे, कोरियंस यहाँ पे उन्होंने हब में एक प्लांट लगाया था लेकिन फिर बैक हो गए। आपको पता है उस रोड का सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर की क्या थी, वो ब्रांड लेकर आए थे फिर बैक हो गए अपने। मेरे ख्याल से 3 साल रहे हैं वो यहाँ पे, वापस चले गए। दिलचस्पी है उनकी कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करें? क्यों नहीं है, आपकी लेबर सबसे चीप है, आपकी लेबर सबसे चीप है। आप कंपेयर करें अदर कंट्रीज से तो आप अभी भी चीप हैं। तो सवाल और स्किल्ड भी है, स्किल भी है। अब सवाल ये है कि उनको कुछ चीज़ें चाहिए, जो चीज़ें आप क्लियर करनी, लॉ एंड ऑर्डर ज़रूर क्लियर करें आप। वो एक ऐसा दाग है जो पूरी दुनिया में मीडिया के ज़रिए ऐसा जाता है। आप यकीन मानें फॉरेनर्स पाकिस्तान आने से अब शायद कुछ शुरू हुए हैं लेकिन कितना अरसा तो हमारा बैंड ही लगा हुआ है, कोई आने को तैयार ही नहीं है हमारा। और इवन कोई कौंसल जनरल आता है तो हम यकीन माने जब उससे मुलाकात करते हैं हमें अंदाज़ा होता है कि वो खुश नहीं है। उसको ट्रांसफ़र कर दिया है गवर्नमेंट ने तो वो आ रहा है लेकिन वो उसकी खुशी नहीं है। तो हमें बहुत अच्छे इक़दाम किए हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत पहले होने चाहिए लेकिन अभी लेकिन इसको पूरा 100% आप क्लियर करें ताकि जो है जब हमारी लाइफ सेव होगी, हमारी खबर बाहर नहीं जाएगी तो जब वो यहाँ आएगा तो वो सेव हो जाएगा। बिल्कुल। तो हमें वो जो है वो प्रोवाइड करनी है, उसकी लाइफ सिक्योरिटी देनी है, तो वो हमें आई अंडरस्टैंड इट, आई अंडरस्टैंड। अच्छा ये बताएं कि लॉ एंड ऑर्डर की हम अक्सर बात करते हैं और हम ये कहते रहते हैं कि जी सिक्योरिटी के हवाले से हम जब भी डिस्कशन करते हैं तो अब इस वक्त तो जिन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल कदरे बेहतर है पहले के मुकाबले में। अगर हम देखें तो इस वक्त सूरत-ए-हाल बहुत ज़्यादा बेहतर है। एक वक्त था कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल ठीक नहीं थी लेकिन इस वक्त बेहतर है। पूरा सिनारियो अगर मुल्क का देखें अब इस चीज़ को देखते हुए नंबर 1, सेकेंडली फिर जैसे हमने बात की कि जी स्किल वर्कफोर्स भी है, ये बात की कि जी लेबर भी चीप है। इन द डेज टू कम ये लोग जो वियतनाम जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने, देखिए पाकिस्तान की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पिछले माली साल में देखिए 1 अरब डॉलर भी नहीं रही। बहुत अफसोस का मुकाम। हालांकि ये बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने कॉन्फ्रेंसेस करवाई। मैं तो सिर्फ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से ये सवाल करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आए ना मेरे प्रोग्राम में, ज़रा बताएं तो सही कि आप काम क्या करते हैं और बताएं तो सही कि जो काम करते हैं उसका आउटपुट क्या है, मेरे मुल्क के लिए आखिर आपने किया क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी आई है, पिछले 2 साल की फिगर दे दें। 1 अरब डॉलर भी पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी ये गुजारिश है कि ज़रा पूछें तो इन लोगों से कि ये लोग बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस तो होती हैं और बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, काम क्या कर रहे हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में
अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा जफर साहब? सर उसका भी रीज़न है। अब BOI वाले अगर बाहर जाते हैं और वो किसी को इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं, तो मैं एक मीटिंग अटेंड कर चुका था BOI के हवाले से। अब वो कहते हैं जी इंडस्ट्रीज़ को मैं लेके आता हूँ, इन्वेस्टमेंट लेके आता हूँ, इंडस्ट्रीज़ लगाती है। सर वो पूछती है लाइट, वो पूछती गैस। अब वो BOI के अंडर में नहीं है। अब वो राब्ता करता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर से, वो राब्ता करता है वाटर एंड सीवरेज मिनिस्टर से, वो वहीं पे गैप आना शुरू हो जाता है। नहीं तो फिर BOI को बंद कर देना। तो जब वो BOI कोई काम नहीं कर सकता, हल कौन करेगा? इसको कौन हल करेगा? ये एक छोटी सी मिसाल है। ये सवाल है कि इसको हल कौन करेगा? कौन करेगा फिर उसको? अब सवाल ही पैदा होता है, ये जाते हैं। फिर दूसरा इनका जो वर्क स्टाइल है वो हमें भी समझ में नहीं आता। अब किस तरह की, अब कोई आपने कोई ऑब्जेक्टिव बनाया है अपना, आपने वो हमारे फोरम से कोई डिस्कस किया है, या ऑब्जेक्टिव कोई आपका हमारे सारे बिजनेस एसोसिएशंस को फॉरवर्ड हुआ है? आप इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं ना, अब इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट पाकिस्तान अपने लिए तो लेके नहीं आ रही। अगर टेक्सटाइल की आ रही है, किसी गाड़ी की आ रही है, तो उस रेलिवेंट इंडस्ट्री के साथ ज्वाइन किया हुआ है आपने, आप और उसका रिलेशन स्ट्रॉन्ग है, आपको उसको पता ही नहीं है। अब सिंध से BOI वाले गए OD के लिए। सर OD को लाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। OD को आप नहीं ला सकते, BOI भी नहीं, मैं कहता हूँ चीफ मिनिस्टर भी नहीं ला सकते। OD को आप लाने जा रहे हैं, एक BOI का, अगर आप BOI से उम्मीद लगाते हैं वो OD को लेकर आ जाएगा। चीफ मिनिस्टर से जाते हैं कि कामिल शाह साहब OD को ले आएंगे। सर ये बहुत बड़ी कंपनीज हैं, ये आपको उस सतह पे आना होगा। ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो पाकिस्तान आने को तैयार हैं। OD इंटरेस्टेड तो था पाकिस्तान में, बिल्कुल था, लेकिन कुछ उनकी कंडीशंस हैं सर। अब उनकी कंडीशंस ये हैं कि सर हम ठीक है, इन्होंने एक ऑटो पॉलिसी बहुत अच्छी बनाई, कोई शक नहीं है। मेरा तो सिर्फ अपने मुल्क के लिए एक रिक्वेस्ट है, जो हुआ छोड़ दीजिए पास को। क्या आज अगर ये करंट OEM इन्वेस्टमेंट लगाने को तैयार है, इनको भी वेलकम करिए, उनको भी वेलकम करिए। फॉरेन रिजर्व बाहर मत जाने दीजिए, यूज़ कार को स्टॉप करिए। यूज़ कार को आप ऑन करते हैं, बाहर वाला देखता है यार कि आज मुझे आप जो है वो पॉलिसी में लेकर इंटर कर रहे हैं, 3 साल बाद आप मेरा भी यही हाल करेंगे जो इनका कर रहे हैं आप। तो आप एक पॉलिसी बनाए ना। किस दुनिया में जो यूज़ कार जा रही है, यूज़ कार क्यों जा रही है? अच्छा, अगर यूज़ कार की इंपोर्ट को बैन करते हैं फॉर एग्जांपल, अगर, तो आप समझते हैं कि जो नई गाड़ियां हैं इनकी कीमतें आम बंदा अफोर्ड कर पाएगा? सर मुझे ये बताएं, यूज़ गाड़ी कितने अरसे, आप किसी भी, मैं वियतनाम की मिसाल देता हूँ, फिर आपको इसकी भी देता हूँ। आप यू आर वेरी सरप्राइज इन वियतनाम, यू नो व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ स्विफ्ट? सर $30,000। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ वैन पिकअप? अराउंड $15,000। सर वो कहाँ प्राइस जा रही है? आप कहाँ खड़े हुए? यूज़ गाड़ी को आप देखें 3 साल बाद सर कहीं वो मार्केट में नज़र आती है। एक वियतनाम का जो एक वियतनामीज डोंग है, अगर $1 इज इक्वल टू 21,000 वियतनामी, वो अगर हाँ 21,267 समथिंग है वो, तो ये रेफरेंस है। और अगर पाकिस्तानी रुपये से कन्वर्ट की जाए तो 1 वियतनामी डोंग इज इक्वल टू 209 रुपीज़ पाकिस्तानी। तो ये फ़र्क है आपका रुपीज़ में, आप उनको अगर लेके चलते हैं। आई अंडरस्टैंड जी। अच्छा, ऑटो सेक्टर के हवाले से वियतनाम में सरमायाकारी तो हो रही है। यू आर वेरी सरप्राइज, निसान रोबोट प्लांट लगाया हुआ है। रोबोट प्लांट निसान ने वियतनाम में लगाया है ट्रक के लिए। कहीं आपके यहाँ है, आपके यहाँ तो नहीं है, वो वहाँ वो लगा चुका है। तो वो इन्वेस्टमेंट भी लेके जा रहा है, फिर उससे फिर वो वहाँ से वो इंटरनेशनली मार्केट भी कर रहा है, लोकल भी कर रहा है, इंटरनेशनली भी कर रहा है। निसान को हमारे लोगों ने नहीं अप्रोच किया, उन्होंने देखा कि देखिए वियतनाम में सर निसान के साथ बैड लक हुई है कि उसको वॉल्वो ने परचेज़ कर लिया है राइट नाउ, और पाकिस्तान से उसके राइट्स ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिए गए हैं। तो बस मेरे ख्याल से 6-7 महीने की एक्सटेंशन और है। तो वो अब वॉल्वो अगर आएगा तो ऑटोमेटिकली निसान को उसने बाय कर लिया। लेकिन वॉल्वो का मसला ये है कि वॉल्वो आया था, लाहौर में प्लांट लगाया था उसने, लेकिन इंजन उसको इंडिया से लेना है। अब इंडिया से आपकी ट्रेड नहीं है तो वो वापस चले गए। दिस इज़ द हिच जी। क्या ज़रूरी है कि वही जो ट्रांसमिशन की हम बात करते हैं, इंजीनियरिंग एक्सीलेंस की बात करते हैं, वो इंडिया से ही, क्योंकि यहाँ पे असल में उन्होंने जो मतलब जो वर्क है वो इंडिया के साथ ज्वाइन किया हुआ है ना, तो वहाँ से लाने में उनको। वैसे तो इंडिया में मैंने ये चीज़ भी विटनेस की है कि इंडिया में जो हम एयरबस की बात करते हैं, एयरबैग की बात, ठीक है, इनके भी जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो इंडिया में बन रही हैं। बोइंग और एयरबस की भी काफ़ी चीज़ें हैं जो इंडिया में बन रही हैं। अब इनके साथ भी गवर्नमेंट ने 2-3 चीज़ों का तकाजा किया है, बैग का भी किया है, सीट बेल्ट का भी किया है। तो ये चीज़ों का गवर्नमेंट ने इनसे कहा है कि ये हमें चीज़ें चाहिए। अब इनके और गवर्नमेंट के दरमियान, OEMs के दरमियान ये बात हो रही है कि जो करंट मॉडल्स आएंगे हम उसमें ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देंगे।
करंट जो मॉडल चल रहा है, सपोज़ उसमें मेहरान चल रही है वो, तो उसमें हम ये नहीं कर पाएंगे। तो ये एक आप हमें सपोर्ट करें, उसमें हम आपको अंडरटेकिंग दे देते हैं, इसमें आप हमें नहीं करें। तो ये गवर्नमेंट और OEMs के दरमियान ये बातचीत चल रही है, तो किसी नतीजे में शायद पहुंच जाएगी। अच्छा, आजकल ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का दौर, वैसे तो अक्सर लोग कहते हैं कि जी देखें, अगर 1995 से लेकर अब तक देखें, ख़ासतौर पर WTO की बात की जाती है, तो फिर ये जो TTP की बात करते हैं, जी, और फिर हम बात करते हैं FTA की, ये चीज़ें फिर नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि जब WTO है तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आप सोचते हैं कि अगर FTA साइन हो पाकिस्तान का विद वियतनाम, तो दैट विल बी ए काइंड ऑफ सर बात वही है ना कि बात वही है कि कोई चीज़ कागज़ ऐसे तो नहीं दौड़ जाएगा ना। सही बात सर, सिस्टम है ना, सिस्टम जब चलेगा नहीं तो कागज़ आपने MOU 2004 में साइन किए, क्या और किया आपने इम्प्लीमेंटेशन नहीं, आपने बंद कर दिया। अब मसला ये है कि इसकी मिनिस्ट्री को एक्टिव होना है ना, मिनिस्ट्री को अपनी टीम वर्क ऐसी बनानी है, लाइसेंस करना है वहाँ से, अपने बेसी से जो कमर्शियल काउंसिल है लाइसेंस करना है फ्रॉम पाकिस्तान से, जो उसके साथ जो है ज्वाइंट हो रहा है। तो ये अगर नेटवर्क नहीं बनेंगे, आप विजिट करके सर आ जाएंगे, आपने आके एग्रीमेंट की फ़ाइल बंद कर दी, फिर आप आजकल बरतानिया चले गए, फिर आप जो है USA चले गए, फिर उसका जो आपने 4 साल घूमते रहेंगे, काम कुछ नहीं होगा, वो वहीं की वहीं खड़ी हुई है। फिर वो आप दूसरा काम ले आए, तीसरा ले आए, चौथा ले आए, लेकिन वर्क कुछ नहीं हो रहा है, फाइलिंग बढ़ती चली जा रही है, वर्क क्वेश्चन ग्रास रूट लेवल तक कहाँ कोई चीज़ जा रही है, कहाँ जा रही है कोई चीज़? ये कि पाकिस्तान वियतनाम बिजनेस काउंसिल की एक्टिविटीज़ क्या है? सर हमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज अल्लाह का शुक्र है वो ये है कि हमें वियतनाम काउंसिल जो इनके थर्ड ट्रेड मिशन है मिस्टर वियो डंग, ही इज़ अ वेरी सपोर्टिंग पर्सन। वो हम उन कॉन्सुलेट में भी मीटिंग कर रहे हैं सर, फेडरेशन में भी कर रहे हैं, और हमारी कोशिश ये है कि उसमें ये ज़्यादा चाहते हैं कि हमें एक्सपोर्ट करें अपनी चीज़ें। हमारे कुछ लोग हैं जैसे ब्लैक पेपर परचेज़ कर रहे हैं, हम उनसे फ़िश हम परचेज़ कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी हमारी टीम बन रही है जो हम ऑटोमेटिकली हम परचेज़ वहीं से कर रहे हैं। कॉफ़ी में नंबर 1 है वो, नंबर 2 है पूरी दुनिया का, दैन वो टी पे आता है, कॉफ़ी तो उसकी 1 है, तो हम उससे टी भी ले रहे हैं, कॉफ़ी भी ले रहे हैं। इसी तरह हमें एक लाइसेंस करना है फार्मा के लिए, फार्मा की बड़ा वैक्यूम है वहाँ पे, हमारा लेदर का बड़ा वैक्यूम है। इवन हमें प्रॉब्लम आ रही है ऑटो पार्ट्स में, यू नो वेरी सरप्राइज कि ऑटो सेक्टर का भी बड़ा वहाँ बूम है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम अगर सेल आउट करते हैं हमें ड्यूटीज़ आ जाती हैं, वो वहाँ से जो है वो ही कर रहा है। तो इस पर भी हम एक काम कर रहे हैं कि क्या हमें ड्यूटीज़ के बाद क्या रेट आता है, और वो फ्री आ रहा है अगर वहाँ से FTA से या उसको आसियान से या FTA से जो भी उसको एडवांटेज मिल रहे हैं, तो उसका रेट क्या होता है और हमारा रेट ड्यूटीज़ के बाद क्या होता है। हम एक कोशिश कर रहे हैं कि कंपैरिजन एक क्रिएट कर लें, और अगर हमें उसमें नज़र आता है ब्रेक इवन भी जाते हैं तो व्हाई नॉट वी शुड एक्सपोर्ट टू वियतनाम। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज़ द ओनली सोल्यूशन फॉर द इंक्रीज़ ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान, इसलिए कि अगर फार्मा की बात करें तो फार्मा की हमारी एक्सपोर्ट नेग्लिजिबल 200, 600, 800 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स की हम बात करते हैं। हालांकि देखिए कि ओवरऑल अगर मार्केट वैल्यू देखें फार्मा की तो तकरीबन 2.5 अरब डॉलर की है, 600 से ज़्यादा कंपनीज यहाँ पे काम कर रही हैं। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, वहाँ भी एक्सपोर्ट हो रही है। तो वियतनाम के साथ अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पाकिस्तान साइन करता है फॉर एग्जाम्पल, तो आप समझते हैं कि ये जो इस वक्त ट्रेड इम्बैलेंस है, अगर 500 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स की तिजारत है, और अगर हम सिर्फ 100 मिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 400 मिलियन की इंपोर्ट कर रहे हैं, यही फिगर्स, तो इस वक्त भी इम्बैलेंस है। FTA के ज़रिए फिर ये पॉसिबल आप समझते हैं कि हो पाएगा कि हम बिलियंस ऑफ अमेरिकन डॉलर्स की एक्सपोर्ट कर पाएंगे, चाहे वो फार्मा की हो या फिर ऑटो पार्ट्स की हो? सर मैं तो सिर्फ बिजनेसमैन यही जानता हूँ कि किसी चीज़ को इन्हांस करने के लिए कोई भी रास्ता इख्तियार, बजाय कि हम एक चैप्टर क्लोज कर दें और बजाय कि हम एक चैप्टर एक स्टेप आगे बढ़ें, FTA स्टेप ऑफ जो है बिल्ड है, आप एक स्टेप आगे करते हैं तो आप आगे जाते हैं, पीछे नहीं आएंगे। अगर आप FTA साइन करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको और मिल जाती हैं, तो अगर ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं तो व्हाई नॉट यू शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, ये अब आपके ऊपर है। तो अब उसका नेटवर्क बनाएं आप, वैक्यूम है वहाँ पे, वैक्यूम है वहाँ पे, आप कर सकते हैं। चावल वहाँ के लोग, चावल वो खुद माशाल्लाह एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ वैराइटीज़ हैं जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में जिपोने का हमने उसमें एक किया था, हमारे बिजनेसमैन फ्रॉम कराची से थे, उनका राइस एक्सपोर्ट हुआ, क्योंकि राइस से बहुत सारी जो है वो काइंड्स होती हैं, वो कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ यूज़ कर रहे हैं, कुछ उन्हें चाहिए। इसी तरह वो टाइल्स है, उनका हिल सिटी है, वहाँ वाइट टाइल्स हैं जो आपके पास नहीं है, वो आपको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, आप लेकर भी आ रहे हैं वो वाइट टाइल्स, और वो बड़ा वाइट है, वो हमारे पास वो नहीं है। ऑनेक्स वो आपसे लेते हैं, जो भी आपसे होता है तो वो बाई करते हैं आपसे, वो ख़ुद मार्केट तलाश करते हैं इसकी।
तो ये चीज़ें हैं। मार्बल की एक्सपोर्ट की पोटेंशियल है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। मार्बल इटसेल्फ वो खुद बना रहे हैं, लेकिन वाइट मार्बल्स हैं उनका रेट बहुत ज़्यादा है। वो सपोज़ 800-900 रुपीज़ सपोज़ अगर आप को उनका पड़ता है, और आप अपने नॉर्मल मार्बल्स जो है वो आप 100 to 150 या 60 to 150 के दरमियान रेंज है आपकी। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है रेट्स का, तो इसमें भी वैक्यूम है। अच्छा, अब इन द डेज टू कम अगर उन प्रोडक्ट्स की बात करें जिनकी पोटेंशियल है वहाँ पे, यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और फिर वो प्रोडक्ट्स जो हम इंपोर्ट कर सकते हैं। अब वियतनाम दूर तो नहीं है ना, अगर फॉर एग्जांपल कैम्बोडिया की बात कर लें, थाईलैंड की बात कर लें, यूरोप तो खैर बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है। अगर ये 4-4.5 घंटे का सफ़र है बाय एयर और बाय सी भी, इट्स नॉट दैट फार, तो वो प्रोडक्ट्स जिनकी पोटेंशियल है मैं आपको बताता हूँ कि वियतनाम इंपोर्ट कौन सा कर रहा है और एक्सपोर्ट क्या कर रहा है। वियतनाम जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो आप सी फूड है, क्रूड ऑयल है, राइस है, कॉफ़ी है, रबर है। रबर मैंने एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस रबर की अटेंड की, तो रबर में तो वियतनाम बहुत आगे है। पूरी दुनिया की कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रबर की वहाँ पे हुनाई में हो रही थी, तो रबर में वो बहुत आगे है। रबर की प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा उसकी एक्सपोर्ट हो रही है। टी में है, गारमेंट में है, शूज़ में है, और टिम्बर प्रोडक्ट्स। गारमेंट में तो इस वक्त दुनिया में वियतनाम नंबर 3 पे आ गया है, छा गया है ना, बिल्कुल। यानी अगर हम जब भी बात करते हैं कि जी, हम अक्सर बात करते हैं कि जी इंडिया की, बांग्लादेश की, बीट कर दिया उनको, बीट कर दिया। रियली डूइंग वंडरफुल जॉब। हम सिर्फ सोचते रहे, सिर्फ बातें करते रहे, सिर्फ पॉलिसीज़ को देखते रहे, हुकूमत से मुलाकातें करते रहे, काम कुछ नहीं किया हमने। अच्छा, इसी तरह जो वो इंपोर्ट जो क्या कर रहा है, वो मशीनरी इक्विपमेंट सारी इंपोर्ट कर रहा है। उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो मशीनरी, तो ज़्यादातर वो चाइना से ही करता है। चाइना से ले रहा है, कोरिया से भी ले रहा है, कोरिया से भी बहुत ज़्यादा मशीनें वो परचेज़ कर रहा है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट वो लेता है, वो फर्टिलाइज़र ले रहा है, स्टील प्रोडक्ट्स हैं, कॉटन, आपने कहा कॉटन वो इंपोर्ट कर रहा है। इसी तरह जो है वो सीमेंट है, मोटरसाइकिल है और फार्मा है। अच्छा, सीमेंट के हवाले से अगर हम देखें तो पाकिस्तान में अगर देखें तो अगर 45 मिलियन टन तक की हम ऐसे एक्सपोर्ट भी करते हैं, तकरीबन 10 मिलियन टन तक की तो हम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादातर इंडिया, अफगानिस्तान और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी है। वियतनाम में जब इतनी पोटेंशियल है तो कभी इस हवाले से किसी ने नहीं सोचा कि यार, और पाकिस्तान की सीमेंट की क्वालिटी तो दुनिया भर में मानी जाती है। असल में सीमेंट को वो ज़रूर उसमें ले रहे हैं कि इंपोर्ट करते हैं दुनिया से, लेकिन सेल्फ वो सीमेंट अपने लिए भी वो ख़ुद भी बना रहे हैं। कुछ फैक्ट्रीज़ वहाँ लगी हुई हैं जो उनकी लोकल डिमांड को फुलफ़िल कर लेता है, तो इसलिए वो उस तरफ इतना एंशियसली जो है वो रिक्वायर्ड नहीं कर रहे सीमेंट को, क्योंकि वो अपनी लोकल इंडस्ट्री से वहाँ पे कुछ कवर कर लेते हैं। सीमेंट का ये वजह है, इसलिए वो आपको इंक्वायरी रेज़ नहीं होती है उसकी, और वो डिमांड फुलफ़िल कर लेते हैं। वहाँ के लोगों के हालात देखें, जब 300 बिलियन अमेरिकन डॉलर से ज़्यादा की बैनुल अक़वामी तिजारत है छोटी इकॉनमी, हमसे छोटी इकॉनमी, लेकिन इतना ज़्यादा उनका वॉल्यूम है, लोगों के हालात। मैं विज़िट किए हैं वहाँ पे, मूव भी किया, पैदल भी किया, गाड़ी में भी किया, जहाज़ में भी किया, डोमेस्टिक भी किया। तो मैंने देखा कि मैं जब जापान गया था आज से बहुत साल पहले, तो जब आप कोई एक फास्ट फॉरवर्डिंग एक करते हैं, कोई आप चीज़ देख रहे हैं, एक फास्ट फॉरवर्ड आपने रेल्स खुलती है और सर हज़ारों लोग यूँ जाते हैं और यूँ आते हैं, बस समझे हम कुछ देख रहे हैं। इसी तरह सर वहाँ पे बेसिकली वो कौम बहुत हार्ड वर्क है, सुबह से रात तक वो काम करते रहते हैं। मैंने नहीं देखा कि उनको कि वो ठीक है संडे ज़रूर अप्लाई होता है, अदर डे वो उनकी हार्ड वर्किंग बहुत अच्छी है, मुस्तकिल वो काम करते रहते हैं और हर काम वो कर रहे हैं, हार्ड वर्क काम है। और लाइफ स्टाइल जो है वो कैटेगरीज़ वाइज ज़रूर वहाँ पे भी है डिफ़ाइन। वहाँ पे भी जो है वो एक निचला तबका है जो फुटपाथ में बैठ के मार्केट को कवर कर रहा है, वो रात 12-1 बजे तक वो तो वैसे देखिए ना, अमेरिका जैसी दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ पे भी 47 मिलियन पीपल आर लिविंग इन पॉवर्टी। इधर भी वो तो दुनिया में इधर जो है वो अभी चेंज कब आया इनके पास, लास्ट 20 ईयर्स से या 10 ईयर्स 15 ईयर्स बैक से चेंज आया, जो इन्वेस्टमेंट्स आई, अब वो हर इन्वेस्टमेंट को जो है वो वेलकम कर रहे हैं। रीज़न ये है कि उसके साथ उनकी स्किल्स बढ़ रही हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, तो और जो कंट्री में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है। तो रीज़न ये है कि वो हर एक को वेलकम कर रहे हैं और लर्न कर रहे हैं और सीख रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो है उन्होंने सीखी इन्हीं कंट्रीज से सीखी। और तो उसमें एक तबका जो ऐसा आ गया है जो ख़ुद उनसे ज्वाइन करके एज अ बिज़नेस उसने परफॉर्म किया, तो वो एक लाइफ स्टाइल एक क्लास का ऐसा है कि वहाँ पे कि वो एक रिच क्लास है जो इन सब चीज़ों को कर रही है।
और एक सी क्लास है जो इस तरह जो काम कर रही है। अच्छा, वेरी क्विकली, क्या सजेशन आप देना चाहते हैं हुकूमत को ताकि पाकिस्तान और वियतनाम की तिजारत को बढ़ाया जाए और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए? सर उसमें हमारा रिक्वेस्ट गवर्नमेंट पाकिस्तान से ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, चाहे मिनिस्टर साहब हों या उनके कुछ सेक्रेटरीज हों, उनको हमारे साथ लाइसेंस करें। हम अभी इंपोर्ट की बात नहीं करें, ओनली फॉर एक्सपोर्ट की बात करते हैं। हम कहते हैं सर ये हमारी एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं, हम देख रहे हैं वहाँ पे। आप हमारे कमर्शियल काउंसिल को पाबंद करें, हमें 15 दिन दे दें। आप हमें 15 से 10 दिन दे दीजिए आप हमें, कि वो हमारे साथ करें। हम डेलीगेशन लेके जाते हैं, वो हमारा सारा चीज़ कंपाइल करें। आप हमें मार्केट पता है, हमें रेट्स का अंदाजा है, हम कर सकते हैं। That is the only support which you need. Ghaznfar Ali Khan साहब, it was wonderful having you on the show. Thank you so much for your time. Thank you sir. Well नाज़रीन, उम्मीद है कि हुकूमत ने ये जो सजेशन जो हमने डिस्कशन की इसको लाजमी देखने के बाद कुछ काम करना होगा ताकि पाकिस्तान की बरामदात कम बढ़ पाए। अब तक लेते हैं अपने मेज़बान खलील अहमद, हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।